हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए ताकि ये चैप्टर आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो क्लास 10th NIOS आप लोगों के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डबल लेक्चर ले आऊँगा, बट आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन सा चैप्टर है हमारे सामने। आज हमारे सामने चैप्टर है शांति और सुरक्षा। ठीक है, शांति और सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है मगर इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि मुख्य बिंदु देखते हैं। मैंने कहा था पूरा चैप्टर समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा हम लोगों का, इसीलिए हम लोग सीधे नोट्स पे आ रहे हैं और नोट्स से हम फुल एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, सिर्फ नोट्स से। ठीक है, ताकि ये नोट्स आपको बाद में भी समझ में आए। और दूसरी बात, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है शांति और सुरक्षा। और शांति और सुरक्षा में फर्स्ट पॉइंट है, शांति एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करती है। देखिए, शांति एक ऐसी स्थिति है, स्थिति बोलूँगा मैं इसे, जहाँ पर एक समाज और एक राजनीतिक प्रणाली जो होती है वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राजनीतिक प्रणाली में कोई किसी का अंतर्विरोध ना करे तो बहुत सारे काम सही भी जाएंगे। ठीक है, मगर इसका कहीं नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि अगर शांति भंग ना हो तो वो चीज़ भी नहीं हो पाती है जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं। ठीक है, मगर अभी हमने शांति की डेफिनेशन सुननी है और शांति की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है पर्सनल, एक समाज हो सकता है, और पूरे राष्ट्र के अंदर अगर विकास की बात करेंगे तो शांति का होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया आपको। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, शांति मात्र युद्ध और संघर्षों का अभाव नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समझ और एकता की उपस्थिति को भी दर्शाती है। अब शांति का मतलब ये मत समझिएगा कि भाई युद्ध खत्म हो जाएंगे तो शांति आ जाएगी या संघर्ष खत्म हो जाएंगे तो शांति आ जाएगी। नहीं, शांति आपस में भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम देखते हैं कि हर जगह कभी ना कभी किसी न किसी तरह के दंगे देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये भी एक तरह का शांति भंग करना ही होता है। और आप देखते हैं कि कोई किसी को मार रहा है, वो भी मीडिया के सामने। ये सारी चीज़ें भी आप शांति को लेकर ही कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं शांति में भंग डाला जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, भय और खतरों की अनुपस्थिति को सुरक्षा कहते हैं। यानी कि आप सुरक्षित कब महसूस करते हैं, जब आपको किसी भी तरह का डर या खतरा नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो आप सुरक्षित है। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना, मम्मी मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, मैं सुरक्षित किस बात से हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खतरा नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शांति और सुरक्षा की नई परिभाषा में सामरिक आक्रमणों के अलावा भी अनेक आशंकाएं शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आतंकवाद आता है, विद्रोह आता है, जाति संघार आता है, मानवाधिकार आता है, और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी महामारियां, नशीले पदार्थों का व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन उपयोग से संबंधित आशंका। ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम ये धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, अभी इस पर पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, लोकतंत्र और विकास तथा शांति और सुरक्षा के बीच पारस्परिक संबंध है। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहेंगे कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक समाज है तो ऑब्वियस सी बात है, एक लोकतांत्रिक समाज जो होता है वो विकास करता रहता है अपना निरंतर। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर जो सरकार है उसे किसने चुना है, हम लोगों ने चुना है। तो हम 5 साल किसको मौका दे रहे हैं, जो हमारे देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, यही कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि यही हमारे शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होते हैं, जिन्हें हम चुनकर वहाँ भेजते हैं सरकार में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, इसके अलावा शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे कोई सा भी तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, तानाशाही हो, इसमें देखिए अगर शांति नहीं है किसी भी समाज में तो वो ढंग से काम कर ही नहीं सकता। मगर लोकतंत्र की तो मेन फीचर यानी मेन बुनियादी जो है वो चीज़ ही यही है कि शांति होनी ज़रूरी है। अगर शांति नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में शांति और सुरक्षा को बाहरी और आंतरिक खतरों का सामना करना पड़ता है। यानी कि शांति जो भंग होती है उसका बस एक रीज़न नहीं होता, उसका रीज़न आंतरिक और बाहरी खतरा भी होता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्याय में शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है।
यानी कि एक राज्य जब अपने कल्याण की बात करता है तो उसमें वो ये चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पे शांति और सुरक्षा है या नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं हम आंतरिक खतरे कौन कौन से होते हैं। दो तरह के खतरे, पहला तो आंतरिक खतरे देखेंगे, उसके बाद बाहरी खतरे देखेंगे, ठीक है। सो आंतरिक खतरा देखिए क्या है। पहला आतंकवाद। देखिए आतंकवाद के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते हुए आए हैं। हमारे इंडिया में भी कई बार आतंकवादी घटना होती रहती है। फॉर एग्जांपल पुलवामा देख लो, पुलवामा से पहले हम जानते हैं, और 26/11 देख लो, 26/11 जो मुंबई के अंदर 2008 में अटैक हुआ था, ठीक है। उसके अलावा आप आए दिन देखते रहते हो आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में होती रहती है, ठीक है। ये सारे आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो सारे के सारे शांति भंग करने के लिए होती है। समझ में आ गया आपको? सेकंड पॉइंट है विद्रोह। कई बार हम देखते हैं देश के अंदर ही विद्रोह करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी CAA आया है, ठीक है। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे CAA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो CAA आने के कारण कई कम्युनिटी ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ हो रहे हैं, और इनके खिलाफ़ होने के बाद अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो देश के अंदर शांति को भंग करें, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसी में थर्ड पॉइंट है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन का मतलब होता है कि आप अगर मैप देखेंगे तो मैप के अंदर आपको दो स्टेट देखने को मिलेंगे, एक तो केरला की तरफ और दूसरा आपको छत्तीसगढ़ की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ जंगलों के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं अपना ग्रुप बना के, जो समाज की हर चीज़ों को गलत मानते हैं और समाज के खिलाफ़ है, यानी सरकार के खिलाफ़ है, और सरकार को बिल्कुल नापसंद करते हैं, और वो उसका सहारा यानी बंदूकों का सहारा, बॉम्ब का सहारा, किडनैपिंग करके इस तरीके से वो अपना क्या करते हैं, आतंक दुनिया को दिखाते हैं, यानी भारत को दिखाते हैं, और वो शांति को भंग कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए अनेक रणनीतियाँ तरीके अपना रही है, ठीक है। यानी भारत सरकार को शांति रखनी है, इसलिए वो क्या करते हैं, अनेक तरीके अपना रही है। फॉर एग्जांपल अभी CAA लागू हुआ है ना, तो आप देखिए असम की तरफ पूरी तरह से चक्का जाम कर रखा है पुलिस वालों ने। अभी हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन होने वाला था, इसलिए सिंधु बॉर्डर को क्या कर दिया, पूरी तरह से सीज कर दिया, यानी कि बंद कर दिया कि अब वहाँ से कोई किसान यहाँ पे आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अब क्या होता है, प्रोटेस्ट करने के लिए तो 10 आते हैं, मगर उसी के अंदर 15 तो ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शांति भंग करना चाहते हैं, वो भी पुलिस वालों को परेशान या फिर आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, वो लोग उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, इन विद्रोहों को रोकने के लिए वो निरंतर कोई ना कोई मुहिम शुरू करती रहती है, ठीक है। इसके अलावा है ये आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी राष्ट्रों के प्रयासों का समर्थन करती है, यानी कि पूरा वर्ल्ड आतंकवाद से प्रभावित है। इसी के बीच में हमने देखा था कि अमेरिका के अंदर 9/11 की घटना, जो कि बहुत बड़ी घटना थी अमेरिका के अंदर, वो भी एक आतंकवादी घटना थी, जिसके कारण अमेरिका की आँख खुली कि यहाँ आतंकवाद भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आतंकवाद को लेकर सारे देशों का एक ही स्टैंड है कि इसे ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो लास्ट पॉइंट है हमारे सामने गुट निरपेक्षता की नीति। देखिए गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में बताऊँ मैं, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में हमारा, और उससे पहले 1945 में हम देख चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद विश्व 2 गुट में बढ़ चुका था, एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका, ठीक है। अब भारत ने सोचा अगर वो अमेरिका के साथ गया तो सोवियत संघ उसका दुश्मन बन जाएगा, और अगर सोवियत संघ के साथ गया तो अमेरिका उसका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए उसने एक नई नीति बनाई जिसे बोलते हैं गुट निरपेक्षता नीति, यानी कि कोई से भी गुट में ना जाना गुट निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है। और वो दोनों गुट में से किसी भी गुट में नहीं गया, और उसमें सिर्फ एक ही काम था इनका कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूसरे के सहयोग करेंगे, अपना आर्थिक विकास करेंगे। नए राष्ट्र जो उदय हो रहा है, ठीक है, नए राष्ट्र उस समय जो लाइक आज़ाद हुए होंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज दक्षिण अफ्रीका की भी थी, जिन्होंने भारत का साथ दिया गुट निरपेक्ष की नीति में और अपना डेवलपमेंट साथ में किया। समझ में आ गया आपको गुट निरपेक्ष की नीति? अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आता है तो डबल स्पीड में दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक बार में समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है ना। इसलिए डबल बार में देखोगे तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर छोटा था, मैंने आपको बताया यही है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गुट निरपेक्षता की नीति आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो हमारे पहले PM को जाता है, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शांति और सुरक्षा की बातें की गई हैं? तो अनुच्छेद 51, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर कराए, यानी कि जो मैंने नोट्स पढ़ा है उन सब पे ये क्वेश्चन बना दिए। शांति और सुरक्षा का अर्थ बताइए, शांति और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह से भिन्न है, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है,
भारत में शांति और सुरक्षा के लिए आंतरिक खतरे कौन कौन से हैं। तो देखिए आतंकवाद मैंने अभी बताया 26/11 वाला, देखिए 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, अभी देखा ना हमने, ठीक है। इसके अलावा विद्रोह है ना, विद्रोह भी बताई थी जो आज के डेट में राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शन होते हैं। उसके बाद मैंने नक्सलवादी आंदोलन बताया और फिर मैंने आपको बताया कि खतरों से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार कौन सी मुहिम चला रही है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की थी। अगर आप इसे दोबारा देख लेंगे तो गारंटी है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना, और हाँ अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।